दिशा। नमस्कार, स्वस्थ राष्ट्र की कल्पना पर आधारित कार्यक्रम स्वस्थ किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, इंसान के लिए जिंदगी में खुशियों का महत्व बहुत ज्यादा है, इसलिए तो हम हर मौके को यादगार बना लेना चाहते हैं। नया वर्ष भी कुछ ऐसा ही यादगार मौका होता है ना? लेकिन यदि बात करें 2022 के नए साल की, तो यदि आप इस साल कहीं बाहर जाकर पार्टी का प्लान कर रहे हैं तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। सावधानी इसलिए क्योंकि कोरोना के जो केसेस हैं वो हर रोज बढ़ रहे हैं। ओमिक्रॉन का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। साथ ही पूरे उत्तर भारत में इस समय कड़ाके की ठंड है। सांस और हृदय रोग के अलावा संक्रमण के मरीज भी लगातार देखे जा रहे हैं। ऐसे में आपकी थोड़ी सी भी लापरवाही परेशानी का सबब बन सकती है। ऐसे में सुरक्षित सेहत के साथ नए साल का आनंद कैसे उठाएं? कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन से हम कैसे बचाव करें? और 2022 में कौन सी ऐसी बातें हैं जिसे ध्यान में रखकर आप स्वस्थ रह पाएं? ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसे हम विशेषज्ञ से आज समझने की कोशिश करेंगे। विषय क्या है, आइए सबसे पहले आपको बताते हैं। विषय है 2022 नए साल के रंग सेहत के संग। जी हाँ, यही आज के हमारे इस कार्यक्रम का विषय है। कोई सवाल है आपके मन में तो आप बेझिझक हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061। ये हमारे टोल फ्री यानी कि निःशुल्क नंबर है। इस पर आप अगले 1 घंटे के दौरान कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्याएं हमसे साझा कर सकते हैं। और आपकी समस्याओं के लिए हमारे स्टूडियो में पूरे 1 घंटे तक रहेंगे देश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जी, जिनसे हम समझने की समझेंगे कि बेहतर उम्मीदों की राह में जो दीवार बनकर खड़ा है कोरोना, इसके नए वेरिएंट को हम किस तरह से इससे हम बच सकते हैं, आखिर ये कितना खतरनाक हो सकता है और इससे कैसे निपटा जाए। और साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि इस समय सेहत से जुड़ी कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनको आप ध्यान में रख सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे दूसरे विशेषज्ञ भी इस वक्त मौजूद हैं। बता दें आपको, प्रोफेसर डॉक्टर महेश व्यास जी हमारे साथ उपस्थित हैं। आप अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान दिल्ली में डीन हैं, जो खास तौर पर हमें बताएंगे कि ऐसा क्या करें कि आपकी सेहत के साथ आपका दिल भी स्वस्थ रहे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी मैं कार्यक्रम स्वस्थ किसान में, और आप दोनों को ही नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। और साथ ही आपको बता दें, इस वक्त लाइव भी हमारे साथ हमारे एक विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं। आयुष मंत्रालय में आयुर्वेद के सलाहकार डॉक्टर मनोज नेसरी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनसे हम जानेंगे कि क्या ओमिक्रॉन पर आयुर्वेद के उपाय होंगे प्रभावी। डॉक्टर नेसरी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आपको भी नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। तो बिल्कुल, आज के हमारे इस अंक में बात होगी सेहत के बारे में, ओमिक्रॉन के बारे में। लेकिन सिलसिले की शुरुआत करें उससे पहले देखते हैं नए साल के आगाज पर हमारी एक विशेष रिपोर्ट। मुसीबतों का 2 साल अलविदा हो चुका है और अब हम नए साल में प्रवेश कर चुके हैं। जी हाँ, पिछले 2 सालों में कोरोना संक्रमण न केवल हमारे दिल और दिमाग दोनों पर गहरी सीमाएं लगाई है, बल्कि जीवन और दुनिया के हर क्षेत्र को अस्त व्यस्त कर दिया है। हम सभी ने प्रकृति के इस भयानक त्रासदी के बीच टूटते बिखरते पारिवारिक रिश्ते देखे हैं, अमानवीय चेहरों की विभीषिकाएं भी देखी है। जी हाँ, पति पत्नी, बाप बेटा, भाई बहन यानी परिवार को छूने से डरते हुए भी हम सभी ने देखा है। कहना चाहिए कि हम वो आखिरी लोग हैं जिसने न केवल ऑक्सीजन के लिए भटकते बिलखते लोगों को देखा है, बल्कि चटकते जीवन मूल्यों को किसी फास्ट फॉरवर्ड की तरह महसूस भी किया है। ये भी कहना चाहिए कि अब कोरोना के इस युद्ध में जो बचे रह गए हैं, जो जिंदा हैं, शायद वो ही नायक हैं। जी हाँ, नायक इसलिए कि आज हम सभी 2022 की पहली सीढ़ी पर खड़े हैं। इसलिए अब समय है
बीते समय के थपेड़ों से लड़कर इतिहास को बदलने का, कोरोना के जंग को जीतने का, नई मंजिल को तलाशने का, संकल्पों से संभावनाओं को जगाने का और अपने नए उम्मीद के साथ नए इरादे को मजबूत करने का। गौरतलब है कि कमोबेश ही सही कोरोना का कहर अब भी जारी है। साथ ही खामोशी से फैलते कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन, जी हाँ ओमिक्रॉन, बेहतर उम्मीदों की राह में, नए साल की राह में एक दीवार बनता जा रहा है। ऐसे में जाहिर है हम अभी भी एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जिसमें आने वाले कल के लिए उम्मीद तो है, लेकिन सही कल की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, जागरूक रहकर सकारात्मक सोचना चाहिए। हो सकता है 2022 में इस महामारी का ही अंत हो जाए, यानी कोरोना महामारी खत्म हो जाए। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी कहा है कि 2022 में कोरोना महामारी का अंत हो सकता है। जी हाँ, हो सकता है, क्योंकि हम सभी जागरूक हैं तभी हो सकता है। और जागरूकता का पैमाना कहता है कि हो तिमिर कितना भी गहरा, रोशनी पर हो लाख पहरा, सूर्य को उगना पड़ेगा और फूल को खिलना पड़ेगा। हो समय कितना भी भारी, हमने ना उम्मीद हारी, साथ ही लड़ना पड़ेगा, जागरूक रहना पड़ेगा, साथ साथ चलना पड़ेगा। लेकिन चलने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए और जिंदगी बचाने के लिए क्या जरूरी है? हमें मास्क और सामाजिक दूरी को भी कायम रखना पड़ेगा। जी हाँ, तो आइए हम सभी मिलकर नए साल में विश्वास के सूरज को देखें, क्योंकि गुजर चुकी है रात अंधियारी, बस कुछ ही दूर भोर है। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। जी हाँ, कुछ ही दूर है भोर। बिल्कुल, तो अभी हमने मुसीबतों के गुजरे वक्त पर एक ज्ञानवर्धक रिपोर्ट देखी। आइए इसी के साथ हमारे बातचीत के सिलसिले की हम शुरुआत करते हैं, हमारे विशेषज्ञों से जानकारियां अर्जित करते हैं। तो डॉक्टर गुलेरिया, नया वर्ष है, 2022 की पहली सीढ़ी पर हम सभी इस वक्त मौजूद हैं। ऐसे में स्वास्थ्य की काफी चुनौतियां भी हम सबके सामने हैं, कैसे देखते हैं आप इसे? सबसे पहले तो मैं दूरदर्शन किसान को और आपके सभी दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि ये साल आपके लिए खुशियाँ लाए और आप स्वस्थ रहें। जैसे आपने कहा कि जैसे हम नए साल में प्रवेश करते हैं तो सर्दियों का मौसम होता है, और सर्दियों में कई बीमारियां हैं जो ज़्यादा उभर के आती हैं, और ये एक समय है जब बुज़ुर्ग लोगों को ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि निमोनिया के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम जो है वो बढ़ सकती हैं। साथ साथ हमने ये भी देखा है कि कई वायरल इन्फेक्शंस हैं, चाहे वो हम फ्लू की बात करें, इन्फ्लुएंजा की बात करें, और अब जैसे हम देख रहे हैं कोरोना की बात करें, तो वो भी सर्दियों में ज़्यादा फैलती हैं। उसके कई कारण हैं। एक कारण तो यही है कि ये वायरस हवा में सर्दियों के मौसम में ज़्यादा देर रहता है। दूसरा है कि हम अंदर ज़्यादा रहते हैं और ठंड है तो इसलिए इकट्ठे ज़्यादा रहते हैं, और इसके कारण भी हम ये वायरस जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ज़्यादा फैलता है और इसलिए केसेस ज़्यादा बढ़ते हैं। तो सर्दियों में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, सेहत का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है, और जैसे मैंने कहा कई बीमारियां जो बढ़ती हैं उसके लिए आपको अपनी तरफ से पूरी सावधानी रखनी चाहिए। जी, तो जैसे आपने कहा कि संक्रमण इस समय ज़्यादा बढ़ जाता है, ऐसे में सतर्कता और सावधानी बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्टर व्यास, आपकी भी राय हम यहाँ पर लेना चाहेंगे। जैसे इस समय काफ़ी हम मामले देखते हैं कि गला खराब हो गया, अचानक से बुखार हो गया, अचानक से काफ़ी कंपन होने लग गई है शरीर में, तो इस संदर्भ में क्या कहेंगे आप? जी, मैं भी सबसे पहले सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, और ये वर्ष सभी के लिए मंगलमय हो। जैसा कि आपने कहा, सर्दी का जो मौसम है, आयुर्वेद के मान से जो वात पित्त कफ की बात करते हैं, तो ये जब भी थोड़ा सा कोल्ड ज़्यादा बढ़ता है, वेदर में थोड़ी सी ठंडक बढ़ जाती है, तो इसके कारण जैसे पेन है, जो आम बात है, या अस्थमा के जो पेशेंट हैं, या जो ओल्ड एज वाले जो व्यक्ति हैं जिनको कभी लग गए, गिर गए, तो उनको फिर वापस पेन होने लग जाता है, सांस की तकलीफ होने लग जाती है। तो कहने का अभिप्राय है कि इसमें ज़्यादा सावधानी रखने की जरूरत है। तो मेरा सबको यही कहना है कि एक तो
तो सावधानी बरतें और बाहर भी डायरेक्ट जैसे कि खुली ठंडी हवा में या कई बार जैसे प्रॉपर जो है वो गर्म कपड़े पहने बिना कई बार जल्दी में निकल जाते हैं व्यक्ति, तो उनके कारण भी शरीर के ऊपर दुष्प्रभाव होता है। तो सावधानियां अगर हम रखें तो हर ऋतु में अपने शरीर की हम रक्षा कर सकते हैं। जी, तो लगातार यही बात निकल कर आती है कि सावधानियां अगर हम रखते हैं, बचाव अगर हम कर लेते हैं, तो हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने की दिशा में अपने कदम आगे बढ़ा सकते हैं। बढ़ते हैं आगे डॉक्टर गुलेरिया, अभी तक हमारे देश की ही हम बात करें तो 2 कोविड की लहरें हम देख चुके हैं। अब ओमिक्रॉन के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन हम इसमें वृद्धि होते देख रहे हैं। तो ऐसे में किस तरह से आप इसे देखते हैं, किस तरह से बचाव किया जाए और निपटा जाए, इसके लिए क्या किया जाए? तो जैसे आपने दिखाया अपने वीडियो में भी कि कई चीज़ें जो हैं वो हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। और जैसे अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा कि कई ऐसे लोग हैं जिनको ज़्यादा सब ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है, जो बुजुर्ग हैं या जिनको फेफड़े की कमज़ोरी है, दमे की शिकायत है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, हार्ट के पेशेंट्स हैं या जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं। दूसरा हमने ये देखा है कि ये जो वायरस है वो ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड करता है, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ही फैल सकता है। एयरबॉर्न ट्रांसमिशन है, हवा में फैल सकता है। तो अगर हम इसके ट्रांसमिशन को रोकना चाहते हैं तो 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो ये कि हम अपना मास्क लगा के रखें, जब हम बाहर जाएं तो मास्क ज़रूर लगाएं और देखें कि मास्क जो है वो अच्छी तरह से हमने लगाया है, हमारे नाक को भी और मुंह को अच्छी तरह से ढक रहा है, साइड से हवा अंदर नहीं आ रही, क्योंकि मास्क का ये पर्पस है, ये मकसद है कि वो जो है वायरस को हमारे सांस की नाली में ना पहुंचने दें। अगर साइड से हवा घुसने शुरू हो जाएगी तो वायरस वहाँ से घुस जाएगा, तो मास्क का फिर इतना फ़ायदा नहीं होगा। तो मास्क आपके नाक और मुंह के राउंड टाइटली फिट होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ पर भी भीड़ हो हम वहाँ पर ना जाएं, उसको अवॉइड करें। ये कोशिश करें कि हम 2 गज की दूरी रखें, क्योंकि वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तभी फैल सकता है अगर 2 व्यक्ति पास में हैं। अगर हम अपनी दूरी रखेंगे तो इतना दूर वो वायरस नहीं फैल सकता, तो फिर इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। और तीसरी चीज़ कि हाथ हम अपने हमेशा धोएं, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ को छू लेते हैं तो वायरस जो जिसमें जैसे किसी ने खांसी की तो खांसी से जो वायरस के कीटाणु हैं वो मान लो टेबल पे आ गए जी, और अगर हमने छू लिया और आपने उसको छू लिया तो आपके हाथ में आ गया और हमने अपना हाथ जो है चेहरे पे लगाया जी, तो वायरस फिर हमारे नाक और गले में पहुंच जाएगा और फिर इन्फेक्शन हो सकता है जी। तो ये तमाम सावधानियां हैं जो हमें बरतने की जरूरत है। देखिए लगातार हम यही करते आ रहे हैं और आगे भी यही करना है। हम और जानकारियां लेंगे हमारे विशेषज्ञ से, लेकिन कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ, उनका सवाल हम शामिल कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश से राकेश जी फोन लाइन पर हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए। हैप्पी न्यू ईयर। आप अपना सवाल पूछिए। मैम ये जानना चाहता हूँ कि ओमिक्रॉन वेरिएंट कितना खतरनाक है। ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है कितना खतरनाक है? डॉक्टर गुलेरिया, हर एक व्यक्ति के मन में, दिमाग में यही सवाल है कि कितना खतरनाक है ये ओमिक्रॉन वेरिएंट। इस पर आप क्या कहेंगे? तो अगर हम देखें ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है ये एक नया वेरिएंट है जिसको हम कहते हैं वेरिएंट ऑफ कंसर्न जी। जो कोरोना वायरस है ये म्यूटेट करता रहता है, यानी कि अपना आकार जो है बदलता रहता है और ये हर एक इन टाइप के वायरसेस में होता है। जब ये आकार बदलते हैं तो कई जो नए आकार आते हैं, जो नए वेरिएंट्स आते हैं, कई इतना घातक नहीं होते या उनका कोई क्लिनिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता, लेकिन कई ऐसे हैं जिनमें कुछ हद तक नई चीज़ें कर सकते हैं और उसमें 3-4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जी। एक तो चीज़ है इंक्रीज ट्रांसमिसिबिलिटी, यानी कि वो ज़्यादा जल्दी फैल सकता है, पुराने वाले वेरिएंट के हिसाब से ज़्यादा फैल सकता है जी। दूसरा है कि ज़्यादा सीरियस इन्फेक्शन कर सकता है। हो सकता है कि ये वेरिएंट ऐसा है कि आप हमारे फेफड़े में पहुँच के और ज़्यादा सीवियर निमोनिया करे जिससे हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ जाए। तीसरी चीज़ यही है कि वो एक इम्यून एस्केप मैकेनिज्म बना सकता है, यानी कि वो हमारी जो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है, जो नेचुरल इन्फेक्शन से हमने पाया है या फिर वैक्सीन के द्वारा पाया है, उसको इवेट कर सकता है, उसको चकमा देके वो फिर से इन्फेक्शन कर सकता है। तो ये जो नया वेरिएंट आया है जिसका हम ओमिक्रॉन की बात कर रहे हैं, इसमें हमने ये देखा है कि इसमें 50 से ज़्यादा म्यूटेशन हुए हैं और 30 के करीब या 30 से 32 जो हैं वो एक जो स्पाइक प्रोटीन जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिससे एंटीबॉडीज बनती है वहाँ पे हुए हैं। इसके कारण ये जो नया वेरिएंट है ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है। जो पुराना वाला वेरिएंट था जिसको हम डेल्टा वेरिएंट कहते थे, जिसके कारण भारत में दूसरी वेव हुई, उससे ज़्यादा ये फैल सकता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति। और ये हम देख रहे हैं कि साउथ अफ्रीका में
यूरोप में जी। केसेस बहुत इसीलिए बढ़े हैं दिन प्रतिदिन काफी लाखों में हमने यहाँ पर केसेस बढ़ते यही हुए देखे कारण हैं। है। जी बिल्कुल। दूसरा इशू ये है कि ये जो वेरिएंट है इसमें अभी तक जो हमने देखा है, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी अच्छी है वैक्सीन के कारण, और पहले जो इन्फेक्शन हो चुका है, क्योंकि हम लगभग 1.5-2 साल से इस वायरस से झेल रहे हैं, तो उसके कारण हमने ये देखा है कि ये जो वेरिएंट है ये सीवियर इन्फेक्शन नहीं कर रहा, माइल्ड इन्फेक्शन नहीं हो रहा है। ये जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन सिर्फ गले में या सांस की नाली में ही रह रहा है, फेफड़े के अंदर नहीं जा रहा है, इसलिए ज़्यादातर लोगों को सीवियर निमोनिया नहीं हो रहा। तो जो हम नया वेरिएंट देख रहे हैं ज़्यादा जल्दी फैल रहा है, ज़्यादा केसेस होने के चांसेस हैं जी, और इतना सीवियर डिजीज नहीं कर रहा है, इसलिए पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी रखना बहुत जरूरी है यहाँ पर क्योंकि केसेस एकदम बढ़ रहे हैं। जी देखिए, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, सावधानियां बरतनी यहाँ पर बेहद जरूरी है। हम बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ से आकांक्षा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। आपको नववर्ष की शुभकामनाएं, अपना सवाल पूछे। मैम आप सबको भी नमस्ते मैम, हैप्पी न्यू ईयर आप सबको। जी पूछे अपना सवाल। मैम हमें डॉक्टर गुलेरिया सर से पूछना है जी। हमें अपने पापा के बारे में पूछना है। मैम उनकी एज अभी 65 ईयर्स है जी। उनको 1.5 साल पहले सर कोरोना हो गया था। सर उनको माइल्ड टाइप का कोरोना था, कोविड निमोनिया हो गया था, 11/24 था उनका स्कोर। तो सर उनको क्रॉनिक ब्लड प्रेशर और क्रॉनिक किडनी डिजीज है, जैसे उनका क्रिएटिनिन 1.5 रहता है। सर उस कोरोना से तो वो पूरे ठीक हो गए थे, तो जब कोरोना होने के ठीक होने के 3 महीने बाद सर उन्होंने सीटी स्कैन रिपीट करवाया था चेस्ट का, तो सर उसमें बाइलैटरल लंग्स आर माइल्ड हाइपर इन्फ्लेटेड विथ मल्टीपल एरियाज ऑफ एयर ट्रैपिंग आर सीन और सजेस्टिव ऑफ सीओपीडी चेंजेस लिखा था सर। लेकिन ये सीओपीडी चेंजेस के उनको कोई लक्षण या कुछ तो नहीं है। उन्होंने डॉक्टर को भी दिखाया था, पल्मोनोलॉजिस्ट को, तो उन्होंने उनको पिडोटीमोड नाम की दवाई दी थी 400 और 800 mg की सर, पूरे महीने भर की। तो सर पापा को कोई लक्षण नहीं है, और वो जो एक्सरसाइज करने का आता है रेस्पिरेटर एक्सरसाइज है सर, उससे रोज करते हैं, तो इसमें और कोई दवाई या किसी चीज की जरूरत शायद नहीं है सर, यही पूछना था। क्या कहेंगे तो इनका जो इनको अपने पिताजी के बारे में फिक्र है, उनकी उम्र थोड़ी ज्यादा है, 65 के करीब है, और उनको हार्ट की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी है, माइल्ड सीकेडी भी है, क्रेटिनिन थोड़ा बड़ा है जी। तो मैं ये तो मानता हूं कि उन्होंने वैक्सीन ज़रूर लगाई होगी, तो उनको कोविड भी हुआ है, और अगर वैक्सीन भी लगाए तो उनकी इम्यूनिटी अच्छी है, इसलिए उनको घबराना नहीं चाहिए। दूसरी बात, जो इन्होंने जो क्वेश्चन है, इनका प्रश्न जो इन्होंने पूछा वो लॉन्ग कोविड के संदर्भ में है कि इनके जो सीटी स्कोर था वो ज़्यादा नहीं था, माइल्ड डिजीज थी आपको जो सीटी में है, और कई दफ़ा सीटी जैसे आप कोविड से जब ठीक होते हैं तो थोड़े बहुत फेफड़े में माइल्ड से जख्म रह जाते हैं, जिससे जब आप हवा बाहर, सांस जब हम बाहर लेते हैं तो पूरी तरह से सांस बाहर नहीं निकलता, तो एयर ट्रैपिंग हो जाती है जो आपके सीटी में आया है। ये इसमें कुछ घबराने की बात नहीं है, कोई ज़्यादा दवाई की ज़रूरत नहीं है। मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप उनको कहें कि वो योगा करें, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें, उससे उनकी फेफड़े की कैपेसिटी भी बढ़ेगी, और जैसे जो सांस बाहर आने की जो कैपेसिटी है उसमें भी फ़र्क पड़ेगा, उसी से उनको सांस उनका ठीक रहेगा, और ज़्यादा दवाइयों की ज़रूरत नहीं है। अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखें और एक्सरसाइज और वेट पे पूरा ध्यान दें। बिल्कुल, तो आकांक्षा जी क्या करना है हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता ही दिया है। हम बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर व्यास आपका रुख करना चाहूंगी। नया साल है, ऐसे में नए संकल्प लोग हमेशा लेते हैं, हमेशा चाहते हैं कि हम अभी जो कर रहे हैं उससे आगे बढ़कर कुछ करें, फ्रॉम इंटरेस्ट टू एक्शन मोड में आ जाएं। लेकिन जब बात आती है स्वास्थ्य की, हमेशा डगमगा जाते हैं। ऐसे में क्या कहेंगे आप? जी मेरा सभी से यही कहना है कि 2 वेव हम देख चुके हैं जी, और इन दोनों ही वेव में व्यक्तियों ने बिल्कुल पूरी सावधानियां बरती, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अब कोरोना ठीक हो चुका और व्यक्ति फिर वापस असावधान हो जाते हैं। तो मेरा सभी को कहना है कि इस प्रकार की सावधानियां हमेशा रखें, और विशेष रूप से जो डाइट और लाइफस्टाइल है, अगर हम इसको प्रॉपर फॉलो करते रहें तो हमारी इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बड़ी रहेगी। कई बार क्या होता है कि हम डाइट का जो हमारे दिनचर्या बता रखी है, ऋतुचर्या बता रखी है, स्वस्थ व्रत के शब्द के जो नियम बता रखे हैं, उनका पालन जानते हुए भी नहीं करते हैं। बिल्कुल। कई बार हम कहते हैं कि रात्रि को टाइम पे सोना चाहिए, हम जानते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा असावधानियां के रूप में और दूसरे काम में रहते हैं, तो कहने का समय पे सोना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, और बाकी जो दिनचर्या के नियम बता रखे अगर
अगर केवल उस लाइफस्टाइल को भी फॉलो करते रहें तो हम अपने आप को भी स्वस्थ रख सकते हैं जी। और अपने परिवार का भी पूरा ध्यान रख सकते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर हम और रेजोल्यूशन बना रहे हैं तो उसके साथ हमें स्वास्थ्य से संबंधी रेजोल्यूशन भी बनाने हैं और उन पर पालन करना है। बढ़ते हैं आगे। नंद स्वरूप मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं उत्तर प्रदेश बाराबंकी से, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो। नमस्ते मैडम। नमस्ते। नमस्कार। मैं स्वरूप मिश्रा हूँ बाराबंकी से। जी। मैं जानना ये चाहता हूँ, जैसे कहते हैं कि नया साल का फरमान का क्या कहना है, ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचना है तो घर पे ही तुमको रहना है। तो ये जो ओमिक्रॉन के वेरिएंट के जो लक्षण है, जैसे नाक बंद होना, गले में खराश, सूखी खांसी, पेट के निचले हिस्से में दर्द, मांसपेशियों में डायरिया ना, इसके अलावा और कौन से लक्षण है और इसके और हम कौन से बचाव कर सकते हैं? जी डॉक्टर गुलेरिया क्या कहेंगे? तो जैसे हमने पहले कहा था कि ओमिक्रॉन के लक्षण जो हैं वो ज़्यादातर माइल्ड हैं। ज़्यादातर लोगों को बुखार होगा, जुकाम, नज़ला, गले में खराश, सूखी खांसी हो सकती है, कुछ लोगों को सांस की तकलीफ हो सकती है, पर ज़्यादा लोगों को ये नहीं है। पर एक और चीज़ है, शरीर में दर्दें ज़्यादा हैं, बॉडी एक्स जो हम कहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा लोगों में है, सिर में दर्द भी देखा गया है। तो इस टाइप के लक्षण जो है वो काफ़ी जो ओमिक्रॉन वाले लोगों पेशेंट जो हैं उनमें देखे गए हैं। अब ये कई लक्षण जो है ये आम बुखार, नज़ले टाइप के भी हैं, इसलिए सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बाहर जाएं तो अपना मास्क ज़रूर लगाएं, भीड़ अवॉइड करें। और जैसे हम कह रहे हैं कि अगर बाहर जाना ज़रूरी नहीं है तो घर में ही रहें। कई लोग अब छुट्टियां हैं तो हॉलीडेज़ के लिए भी जा रहे हैं, तो मैं उनको यही कहूँगा कि आप जहाँ जाएँ वहाँ भीड़ अगर इकट्ठी होगी तो उससे ये वायरस ज़्यादा फैलेगा और फिर हमारे केसेस बढ़ेंगे, और अगर ज़्यादा केसेस बढ़ेंगे तो फिर हॉस्पिटल में भी स्ट्रेन पड़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को स्वस्थ रखें और बाहर जाते समय पूरा ध्यान रखें। जी, तो सावधानी के साथ ही बाहर जाना है और अगर ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो बाहर जाना ही नहीं है। ये तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। और क्या कर सकते हैं बताएंगे आपको, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। My journey of insurance and investments began at the same time when I invested in LIC SEEP. In this fast-moving world, SEEP can balance your funds with security and growth. SEEP will take care of the ups and downs of the market and will give you fruitful results so that you enjoy the ride. And when SEEP is with you, you can soar high. LIC's unit-linked insurance plan SEEP offers savings and protection so that you can soar high in your life. LIC, हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि वर्ष 2022 में कैसे हम अपने आप को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। कोरोना का जो एक नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, उसके लक्षण क्या हैं, कैसे उससे हम बचाव कर सकते हैं। देश के बड़े विशेषज्ञ हमारे साथ उपस्थित हैं। कोई सवाल है आपके मन में तो बेझिझक आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं अपने सवाल, और हमारे विशेषज्ञ आपके सवालों के जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बढ़ते हैं हम आगे। डॉक्टर गुलेरिया आपके पास आना चाहेंगे। जैसे आप लगातार यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है वो उसके केसेस बहुत बढ़ेंगे, अगर हम सावधानी बरतते हैं तो माइल्ड इन्फेक्शन हो सकता है, ज्यादा हमें यहाँ पर परेशानी नहीं होगी, लेकिन बशर्ते हमें सावधानी बरतनी है। लेकिन कहीं ये भी दावा किया जा रहा है कि ये तीसरी लहर लेकर आ सकता है, इस पर क्या जानकारी देंगे? तो अगर हम लहर की बात करें तो ये तो इसमें तो कोई शक नहीं कि तीसरी लहर ये लेके आएगा, क्योंकि केसेस जिस तरह से दुनिया में बढ़े हैं और अब हमारे देश में बढ़ रहे हैं, तो एक लहर तो शुरू हो गई है। लेकिन ये जो लहर है वो उस टाइप की नहीं होगी, उतनी घातक नहीं होगी जो हम पिछली लहर में देख चुके हैं, जो डेल्टा वेरिएंट के कारण थी। लेकिन मैं सब लोगों को यही कहना चाहूँगा कि सावधानी इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि ये वाली जो नया वेरिएंट है और ये जो लहर शुरू कर रहा है इसने बाहर भी सब रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं केसेस के नंबर्स में, और इसलिए ये देखा जा रहा है कि केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अगर हम बात करें फ्रांस जैसी छोटी देश में, वहाँ 1 लाख से ज़्यादा रोज़ केसेस आ रहे हैं। तो यूएसए में भी 2.5 लाख से ज़्यादा केसेस रोज़ देखे जा रहे हैं। तो हमारे अगर देश की हम जनसंख्या को हम नज़र रखें तो हमारे यहाँ भी ज़्यादा केसेस होने का डर है, और उसके अगर केसेस ज़्यादा होंगे तो फिर उसके हिसाब से अगर हम कहें कि सीवियर इलनेस कम होगा, लेकिन एब्सोल्यूट नंबर्स उसमें ज़्यादा हो सकते हैं। जी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अभी से पूरी सावधानी बरतें और पूरा ध्यान रखें, जिससे हम अपने केसेस ना बढ़ने दें, इस वायरस को आगे ना फैलने दें, और ये सब हम लोगों के हाथ में ही है। दूसरा, अगर हमने अपनी सीवियर इलनेसेस कम करनी है
तो मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा जी, कि बताएं। जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाई है जी। और जिनकी वैक्सीन ड्यू है, चाहे वो पहला शॉट हो या दूसरा इंजेक्शन लगाना हो, वो ज़रूर आगे आके अपनी वैक्सीन लगाएं, क्योंकि वैक्सीन ने हमें इस वायरस से सिवियरिटी और डेथ से बचाया है। तो बिल्कुल। अगर हम वैक्सीन लगाएंगे तो सिवियर इलनेस नहीं होगी, हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होगी, और जो पिछली दफ़ा हमने देखा था कि काफ़ी डेथ्स हुई थी, इनको भी हम कम कर पाएंगे। जी, तो देखिए वैक्सीनेशन लगवाना भी एक बहुत ही अहम कदम है यहाँ पर। तो देखिए नया साल है, नए साल में नए रेजोल्यूशंस आप सभी लेते हैं। इसी के साथ आप ये भी रेजोल्यूशन लीजिए कि आपको कोरोना से बचना है, ना केवल अपने आप को बचाना है बल्कि अपने परिवारजन को भी बचाना है। यहाँ पर सावधानियां जरूर बरतनी है। जैसे मैं बात कर रही हूँ कि रेजोल्यूशन लेना है, तो इस साल भी हमारे कई लोग हैं, कई नागरिक हैं जिन्होंने रेजोल्यूशंस लिए हैं और सरकारी गाइडलाइंस के अनुसार उन्होंने किस तरह के रेजोल्यूशन लिए हैं, आइए दिखाते हैं आपको। सभी को शुभकामनाएं। कम से अगली बार जब हम मिले तो मास्क के बिना मिले सब लोग। कोरोना को लेकर जैसा कि मोदी जी ने कहा है कि 2 गज की दूरी बहुत है ज़रूरी, तो कोई भी जो लोग हैं वो इसको ढिलाई के साथ ना लें। नए साल की आपको सबको शुभकामनाएं। बाकी कोरोना को हराने के लिए आप मास्क और 2 गज की दूरी रखें। उम्मीद करते हैं कि आने वाला साल सबके लिए बहुत अच्छा रहे। अपनी कम से कम एक बुरी आदत छोड़ें, जिस तरीके से मैंने सिगरेट छोड़ दी। मैं नए साल पर भी अपने डॉक्टर का कहना मानूंगी और उनकी सलाह पर। नया साल सबके लिए अच्छा हो और मतलब जितना खराब चल रहा है नए साल में सबका बहुत अच्छा हो, भलाई हो, वही सोच रहे हैं। सबके लिए हैप्पी न्यू ईयर। 2021 के लिए जो है सोशल डिस्टेंस और मास्क लगाना बहुत ही ज़रूरी है। जनरल पब्लिक से यही अपील है कि इस देश को कोरोना फ्री बनाएं और गवर्नमेंट की जितनी भी गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करें। गवर्नमेंट की बताई हुई इंस्ट्रक्शंस को टाइम टू टाइम फॉलो करते रहें, जिससे कि हमारे देश से जल्दी कोरोना भाग जाए। गवर्नमेंट हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है, उनका साथ देना चाहिए हमें, और कोविड प्रोटोकॉल हमें मानकर चलना चाहिए, तो ये सब हट जाएगा। इससे कोविड से डरने वाली बात तो है नहीं। इसको सब प्रोटोकॉल को मानते हुए चलें और फिर पहले जैसा आ जाए। और मैं भी यही बस अब न्यू ईयर पे वैसे तो एक्सरसाइज रूटीन में करते ही हम लोग तो, लेकिन अब और थोड़ी सी बढ़ा देंगे एक्सरसाइज वगैरह से। खाना पीना थोड़ा सा बाहर का कम कर देंगे, थोड़ा घूमना फिरना बाहर का कम कर देंगे। घर में ज़रूरी होगा तो ही निकलेंगे, नहीं तो नहीं निकलेंगे बाहर। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप कोविड और इन सब कोविड भगाने के लिए मास्क लगाएं और 2 गज की दूरी अपनाएं, जिससे कि हम कोरोना को अपने देश से जल्द भगा सकें। नए साल पे हम प्रतिज्ञा भी लेंगे कि जो हमारी प्रधानमंत्री मोदी जी की जो मुहिम है 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, उसको भी हम फॉलो करके चलना होगा, क्योंकि तीसरी जो हमारी लहर है इसमें प्रधानमंत्री जी ने सभी को सचेत किया है। तो हम इसी को फॉलो करते हुए अपने जीवन को कैसे बचा सकते हैं। मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूँ कि जो मैं वैसे कुछ खाता नहीं हूँ, नहीं कुछ पीता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ, पर हाँ ये है कि जो बाहर की चीज़ जो खाते हैं हम उनको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल देखिए सभी लोग तैयार हैं नए रेजोल्यूशंस के साथ, कोरोना के गाइडलाइंस फॉलो करने के लिए तैयार हैं, मास्क पहनने को तैयार हैं, डॉक्टर्स की बात मानने को भी तैयार हैं। तो डॉक्टर नेसरी, अभी हमने सुने सबके संकल्प, सबका कहना है कि हम बिल्कुल कोरोना की गाइडलाइंस फॉलो करेंगे, डॉक्टर्स की बात मानेंगे, लेकिन अभी तो बोल दिया है, थोड़े समय बाद थोड़ा सा डगमगा जाती हैं उनकी ये बातें। ऐसे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे सभी को, क्या कहेंगे आप? जी नमस्कार। सर्वप्रथम मैं दूरदर्शन के माध्यम से, किसान के माध्यम से जो हमारे देशवासी है, भारतवासी है, तो उनको मैं नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपने जो सवाल जो पूछा कि ये जो हम रेजोल्यूशन करते हैं उसको बनाए कैसे रखें, तो इसके लिए पहले तो ये है कि हमारा जो एक मानसिकता है वो मानसिकता हमारी एक दृढ़ होनी चाहिए। हमारा मानसिक जो निर्धार है वो एकदम अच्छा होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए, जो अटल हो। और ये अगर अटल ये करके अगर हम शुरुआत से ही करते हैं और कल करे सो आज कर, आज करे सो अब जी, इससे अगर हम शुरुआत करते हैं तो ये जरूर होगा। और इसमें 3-4 चीजें हैं कि जो हमें करनी ही करनी है। एक पहला ये है कि एक्सरसाइज सभी ने करना है। जैसे भी प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि फिट इंडिया मूवमेंट है, तो फिट इंडिया मूवमेंट के लिए एक्सरसाइज करना जरूरी है जी।
एक्सरसाइज से क्या होगा, केवल जो कोरोना से बचेंगे नहीं तो भी जितने भी डिसीजेस है, चाहे कम्युनिकेबल डिसीज है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, और इतना ही नहीं कई सारी मानसिक भी बीमारियां हैं, तो इससे भी हम स्वस्थ रहेंगे जी। इसलिए वो जो एक्सरसाइज है इट इज नॉट ओनली फॉर द कोरोना, लेकिन पूरे हमारे लिए अच्छा है। तो एक्सरसाइज करना चाहिए, और एक्सरसाइज करते समय हमें भी योग के ऊपर ध्यान दे, और इसीलिए तो आयुष मंत्रालय ने योग को ज्यादा बढ़ावा दिया है, प्रधानमंत्री जी ने योग को बढ़ावा दिया है जी। और विश्व के 190 देशों ने योग को अपनाया है, क्योंकि वो जानते हैं कि योग का जो प्रभाव जो होता है वो आपके फेफड़ों के ऊपर भी होता है, आपके मस्तिष्क के ऊपर भी होता है, हृदय के ऊपर भी होता है, पेट के ऊपर होता है, तो पूरा आपका शरीर है उसके ऊपर उसका अच्छा प्रभाव होता है और सारी बीमारियां उससे दूर रह सकती है जी। तो जो हमारा निर्धार जो है कि जो दृढ़ होना चाहिए, संकल्प हमारा अच्छा होना चाहिए, तो योग करेंगे तो संकल्प अच्छा होगा। ये एक पहली बात है। दूसरी दो बातें जो मैं कहना चाहूंगा कि आयुष मंत्रालय ने एक सामान्य उपाय बताया कि आप जो आयुष काढ़ा है तो उसमें 3-4 चीजें हैं कि जिसको आपने उबाल के लेना चाहिए, और वो हर एक के घर में होती है, तो उसको हमें करना चाहिए, जिसमें सौंठ है, जिसमें तुलसी है, जिसमें दालचीनी है, उसमें आप थोड़ा सा गुड़ या शहद मिला सकते हैं, और हल्की सी काली मिर्च। अब कुछ लोगों को काली मिर्च के कारण अगर थोड़ी जलन होती है तो वो काली मिर्च को उससे हटा सकते हैं, बाकी चीजें डाल सकते हैं, और ये अगर करके लिए तो इससे बहुत फायदा होता है। इसके ऊपर हमने काफी रिसर्च करी है। तो आयुष मंत्रालय ने पिछले 1.5 साल में 139 प्रकार के अलग अलग ये संशोधन ये किए हैं, और ठोस हमारे पास अभी सबूत है कि ये कैसे काम करता है, ये तो है ही, लेकिन कैसे काम करता है ये हमारे पास सबूत है, तो उसको करना चाहिए। तीसरी बात यह है कि एक जी डॉक्टर नेत्री आपसे जुड़ेंगे हम, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, पहले उनकी समस्या के समाधान उन तक पहुंचा देते हैं, फिर आपसे हम जानकारी बिल्कुल यहाँ पर हासिल करेंगे। इस वक्त मोनिका जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो 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 मोनिका जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी, मेरी मम्मी की उम्र 43 है और उनको कोरोना की। जी हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। 45 साल की उम्र है आपकी माता जी की? मैम 45 साल है जी। क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है? मैम उनको कोरोना के टाइम से सेकंड वेव आई थी ना, जब उनको बुखार हुआ तो उसके बाद खांसी है और वो जाती नहीं है। खांसी? और कई मैम उनको जांच भी करवा ली लेकिन वो सही नहीं होती। कोई ऐसे कहते हैं डॉक्टर एलर्जी है, लेकिन वो सही नहीं होती। टैबलेट लेते हैं जब भी वो सही रहती है, और फिर बाद में फिर उनको सांस लेने में तकलीफ है। क्या कहेंगे डॉक्टर गुलेरिया, जैसे लंबे समय तक खांसी यहाँ पर बरकरार बनी हुई है, तो इनके जो हम समझ पाए हैं, हाँ। उसे ये लगता है कि इनकी माताजी को कोरोना हुआ और कोरोना के बाद फेफड़े में थोड़ा असर पड़ा है, इससे फेफड़े कमज़ोर हो गए हैं और सांस की नाली में जो टेक्निकल टर्म में कहते हैं हाइपर रिएक्टिव एयरवे, सांस की नाली ज़्यादा सेंसिटिव होने के कारण उनको बार बार खांसी हो रही है, और खांसने के कारण फेफड़े कमज़ोर होने के कारण सांस भी चढ़ रहा है। तो मैं उनको यही सलाह दूंगा कि डॉक्टर से पूरी तरह से संपर्क करें, अपने टेस्ट कराएं। कई दफ़ा इन्हेलर या ऐसी कोई सांस की दवाई लेने की ज़रूरत पड़ती है जिससे फेफड़े खुले रहें और जो इरिटेशन है फेफड़ों में वो ना हो सांस की नाली में, उससे फिर खांसी में भी फ़र्क पड़ेगा। लेकिन ये लॉन्ग कोविड का ही एक लक्षण है, इसके लिए यहाँ पर इलाज बहुत जरूरी है। डॉक्टर व्यास, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, आयुर्वेद की दृष्टि से हम किस तरह से देख सकते हैं, क्या कोई घरेलू यहाँ पर उपाय भी किया जा सकता है? जी, जैसा कि अभी सर ने कहा कि एक अच्छे चिकित्सक से सलाह लेना चाहिए, वो तो बहुत जरूरी साथ ही घर में रहते हुए अगर वो देखें किस प्रकार की सीवियरिटी, उसको ध्यान में रखते हुए सामान्य रूप से घर में थोड़ा सा गर्म पानी जो है उसको ले सकते हैं। अदरक है, शहद है, ये तो एक घरेलू रूप में प्रयोग किया जा सकता है, पर लेकिन चूंकि जिस प्रकार से उन्हें लक्षण बताए हैं तो उनके लिए मेरा सजेशन यही है कि चिकित्सक से परामर्श करें और उनके अनुसार जो भी उनको बताया जाए उसका पालन करें। कई पेशेंटों में ये कोविड के बाद में देखा गया है कि उनको सांस की तकलीफ है, कई को फीवर कंटिन्यू आ रहा है, किसी को वीकनेस लगती है, तो वो उन लक्षणों के आधार पर जो भी उनको गाइडलाइन दी जाए उसका पालन करें। जी बिल्कुल, तो आप नज़दीकी चिकित्सक को ज़रूर यहाँ पर दिखाकर जांच अवश्य करवा लें। हम बढ़ते हैं आगे और डॉक्टर गुलेरिया आपके पास आना चाहेंगे। ओमिक्रॉन की तो हम लगातार यहाँ पर बात ही कर रहे हैं, लेकिन शुरुआत में आपने कहा था कि यहाँ पर जो हृदय रोगी हैं हमारे, उनके लिए भी ये समय काफ़ी सतर्कता बरतने का होता है, क्या कहना चाहेंगे आप उनको?
तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, वो अपना पूरा ध्यान रखें। पहली चीज़ तो अपनी दवाई ना कम करें, अपना जांच पूरी कराते रहें, अपनी थोड़ा एक्सरसाइज रेगुलरली करें, सैर ज़रूर करें, थोड़ा अपना कार्डियोपल्मोनरी रिजर्व जो हम कहते हैं उसको ठीक करें। अगर एक्सरसाइज नहीं कर सकते, बाहर जाने में मुश्किल है, क्योंकि जैसे हम कह रहे हैं कि कोरोना के टाइम बाहर ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, तो घर में बैठ के, कमरे में बैठ के एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। योगा से आपके जो है हार्ट की जो गति है उसमें भी फ़र्क पड़ता है। और कई रिसर्च हुई है, हमारे यहाँ भी हुई है, जिसने देखा है कि हार्ट वाले पेशेंट्स में अगर हम योगा करें, अपनी लाइफस्टाइल चेंज करें, तो उससे बहुत फ़ायदा भी मिलता है। तो वो भी घर पे बैठ के कर सकते हैं। साथ साथ अपना पूरी तरह से ध्यान रखें, ठंड से परहेज रखें। कुछ लोग सुबह सुबह सैर करने चले जाते हैं, तो हम यही कहेंगे कि तब जब ज़्यादा ठंड होती है तो अगर अवॉइड कर सकते हैं तो ना करें, ना जाएं जब तक धूप नहीं निकलती, क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में ये भी देखा गया है कि उस समय पोल्यूशन भी ज़्यादा रहता है और इसलिए सुबह सुबह ना निकलें। और अगर बाहर जा रहे हैं तो अपने आप को अच्छी तरह से ढक के रखें, जिससे ठंड ना लगे, क्योंकि ठंड लगने से शरीर पे असर पड़ सकता है, जिसके कारण हार्ट की बीमारी जो है वो थोड़ी बढ़ सकती है। तो ऐसे में हृदय रोगियों के लिए भी ये बहुत अहम सलाह है हमारे विशेषज्ञ की। बढ़ते हैं आगे। बिहार से सूरज जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनकी समस्या जान लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, लेकिन आपसे गुजारिश है टीवी की आवाज कम कर दीजिए पहले। नमस्कार मैम जी। हेलो, नमस्कार मैम। अपना सवाल भी पूछिए और टीवी की आवाज कम कीजिए। जी, अपना सवाल पूछिए सूरज जी। हाँ मैम, कम हो गया आज टीवी का। जी, पूछिए अपना सवाल। सवाल यही है कि दोनों डोज ओमिक्रॉन, दोनों जो टीका का लग गया जो जी, उससे खतरा तो नहीं ना है? दोनों डोज लग चुका है, उसके बाद कोई खतरा तो नहीं है। डॉक्टर गुलेरिया, बहुत लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा है, क्या कहेंगे आप इस पर? तो मैं यही कहूँगा कि दोनों डोज लगने के बाद आपको सीवियर इलनेस, हमें ये समझना चाहिए, जब हम वैक्सीन लगाते हैं तो हम ये हमें समझना चाहिए कि वैक्सीन से हमें क्या फ़ायदा हो रहा है। वैक्सीन से ये फ़ायदा हो रहा है कि हमारे को जो बीमारी होगी वो सीवियर नहीं होगी, यानी कि हमें हॉस्पिटलाइजेशन की या आईसीयू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डेथ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए उस हिसाब से आपको बचाव है। लेकिन अगर ये हम कहें कि हमने टीका लगाया और हमें अब कोविड हो नहीं सकता, ये बात सही नहीं है। और हम देख रहे हैं कि नए वेरिएंट में कई जो ऐसे लोग हैं जिनको वैक्सीन लग चुकी है, और बाहर देश में ये भी है कि जिनको 3 टीके लग चुके हैं, उनमें भी ओमिक्रॉन इन्फेक्शन हो रहा है जी, लेकिन सीवियर इलनेस नहीं हो रही। तो आपने वैक्सीन लगाई है, उससे आपको फ़ायदा रहेगा कि आपको बीमारी जो है वो हल्की रहेगी, ज़्यादा गंभीर बीमारी नहीं होगी, इसलिए टीका लगाना बहुत ज़रूरी है। और ये आपने बहुत अच्छा किया कि दोनों डोज टीके के लगा लिए जी। इन्होंने तो दोनों डोज लगवा लिए हैं डॉक्टर गुलेरिया, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके दिमाग में यही है कि हम क्यों लगवाएं यहाँ पर वैक्सीन, हमें कोरोना तो होना ही है। तो ऐसे में आप क्या इनको संदेश देना चाहेंगे? ऐसा वर्ग भी अभी सामने आ रहा है, क्या कहेंगे? आपकी बात बिल्कुल सही है। हम मेरी ओपीडी में कई ऐसे मरीज आते हैं जो कहते हैं कि हमने एक डोज तो लगा लिया है, अब कोविड कम हो गया है, इसलिए दूसरी डोज की ज़रूरत नहीं है। और जैसे आपने कहा, कई लोग ये कहते हैं कि कोरोना होना है तो इसलिए वैक्सीन क्यों लगाएं। और फिर कई लोगों को ये भी डर रहता है कि वैक्सीन के से इम्यूनिटी कम हो जाती है, या कोई साइड इफेक्ट हो सकते हैं। बहुत सारी भ्रांतियां हैं इसको लेकर के। तो मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे मैंने अभी कहा कि वैक्सीन लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वैक्सीन एक आपका एक सुरक्षा कवच है, उससे आपको सीवियर डिजीज़ नहीं होगी, आपको बीमारी से बचा के रखेगा। क्योंकि वैक्सीन से आपके शरीर में एंटीबॉडीज़ बनेगी, इम्यूनिटी बनेगी, और जब भी अगर आपको इन्फेक्शन हुआ, आपके नाक और गले में वायरस आया, तो जो आपकी इम्यूनिटी है वैक्सीन के कारण, वो इस वायरस को आगे फैलने नहीं देगी, फेफड़े में जाने नहीं देगी, रोक रखेगी, और इसके कारण आपको जो बीमारी की सीवियरिटी है वो नहीं होगी, गंभीर बीमारी नहीं होगी, और आप बचे रहेंगे। तो इसीलिए वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है, और दोनों डोज लगाना ज़रूरी है। ये भी देखा गया है कि अगर आप एक ही डोज लगाएंगे तो उतनी ज़्यादा इम्यूनिटी नहीं आती, जो बूस्टर इफेक्ट है वो दूसरे डोज के बाद ही आता है। इसलिए दोनों शॉट ज़रूर लगाएं, इससे आपको आप बच पाएंगे, और आपके परिवार में भी फिर इन्फेक्शन फैलने के चांसेस कम होंगे।
जी, तो कोरोना की वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है। हम बढ़ते हैं आगे। एक ईमेल मेरे पास यहाँ पर आ गया है जिसे मैं कार्यक्रम में शामिल करना चाहूँगी और ये भेजा है सलमा बेग जी ने। इन्होंने लिखा है कि 54 वर्ष मेरी उम्र है, भोपाल में रहती हूँ। कुछ दिनों पहले ही पता चला है कि प्री डायबिटिक हैं वो। जानना चाहती हूँ कि क्या योग या फिर व्यायाम से अभी ये बीमारी ठीक की जा सकती है या फिर नहीं। डॉक्टर नेसरी, आपका रुख करना चाहूंगी मैं यहाँ पर। प्री डायबिटिक हैं, 54 वर्ष की हैं सलमा बेग जी, जानना चाहती हैं क्या योग और व्यायाम से अभी इसको कंट्रोल किया जा सकता है? बिल्कुल, ये अभी इसको कंट्रोल किया जा सकता है अगर प्री डायबिटीज स्टेज में अगर हम सावधानी लेते हैं, एक्सरसाइज नहीं, उसके साथ साथ में अगर हम ढंग से अगर आहार लेते हैं, जैसे हम गेहूं खाने के बजाय या केवल चावल खाने के बजाय अगर हम अलग अलग टाइप के जो मिलेट्स है जैसे बाजरा है, ज्वार है, तो इसको भी खाएं और उसके साथ साथ में अगर एक्सरसाइज करें तो इसके कारण डायबिटीज जो है वो रिवर्स हो सकता है और ये बिल्कुल संभव है। इसके कई सारे स्टडी जो है वो विश्व भर में किए हैं और उसी के साथ साथ आयुष मंत्रालय ने एक प्रोजेक्ट चलाया था, 6 राज्यों में वो प्रोजेक्ट चलाया और लाखों मरीजों को हमने इसमें ट्रीट किया और उसमें ये देखा गया कि ये रिवर्सल पॉसिबल है। तो मैं तो कहता हूँ ये सवाल बहुत अच्छा है और इनके माध्यम से मैं सभी एक्चुअली हमारी जो भारतवासी है उनको कहना चाहूंगा कि हमने वो व्यायाम करना चाहिए और हमारा डाइट जो है उसको अगर हम वो जो आयुर्वेद की एक जो दिशा है उसके अनुसार रखते हैं तो हम सारी बीमारियों को दूर रख सकते हैं। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर आप निश्चित तौर पर सलमा बेग जी इसको कंट्रोल कर सकती हैं। निश्चित तौर पर आप योग और व्यायाम का यहाँ पर साथ ले सकती हैं। डॉक्टर व्यास, आप यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे, जो हमारे डायबिटीज के मरीज हैं, जो जिनको हो गई है ये बीमारी, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे इस संदर्भ में? देखिए, डायबिटीज़ का जो कारण है उसमें बहुत कुछ व्यक्ति जब कहना चाहिए कि एक्सरसाइज आदि नहीं करता है, हमारे बहुत सारे काम ऐसे रहते हैं कि एक जगह बैठ करके हम काम करते हैं, तो इस टाइप की जो लाइफ स्टाइल उसको चेंज करें। अगर डायबिटीज़ वाला व्यक्ति मॉर्निंग वॉक करना शुरू कर दें, थोड़ा एक्सरसाइज करना शुरू कर दें और डाइट को भी पूरा ध्यान रखें, जैसा कि मिक्स जो ग्रेन्स है उनका उपयोग करना शुरू कर दें, कुछ चीज़ों को अवॉइड करें। तो दूसरा आजकल देखा जाता है स्ट्रेस इंड्यूस डायबिटीज़। मैंने कई लोग कहते हैं कि हम खाने में तो मिठाई वगैरह नहीं लेते, लेकिन स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होने के कारण तो चिंता और तनाव से दूर रहें, पर्याप्त निद्रा लें, एक्सरसाइज बराबर करें और उसके साथ में अगर जो मेडिसिन उनको बता रखी है, जिस भी पैथी की वो मेडिसिन ले रहे हैं उसको प्रॉपर लेते रहें। कई बार पेशेंट क्या करते हैं, मेडिसिन शुरू करी उसके बाद उनकी इच्छा से बंद कर देते हैं कि नहीं अब मुझे ठीक लग रहा था इसलिए मैंने बंद कर दिया। ऐसे कई पेशेंट ओपीडी में आते हैं, तो इसलिए बराबर चिकित्सक की सलाह लेते रहें और निश्चित रूप से व्यायाम, मॉर्निंग वॉक आदि बराबर करते रहें तो कंट्रोल में हम रख सकते हैं। बिल्कुल कंट्रोल में किया जा सकता है, बशर्ते आप डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही चलें। दवाइयां बिल्कुल अपनी मर्जी से यहाँ पर बंद नहीं करनी है आपको। बढ़ते हैं आगे और डॉक्टर गुलेरिया, मैं आपके पास आना चाहूंगी। हाल ही में यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐलान भी किया कि अब बच्चों को भी यहाँ पर कोविड वैक्सीन लगवाई जाएगी, इस पर आप क्या कहेंगे? तो मैं ये कहूँगा ये बहुत बड़ा और अच्छा कदम है, क्योंकि हमारे पास एक वर्ग था जो प्रोटेक्टेड नहीं था जी। और दूसरा हम ये भी जानते हैं कि जो ये टीनेजर्स हैं, 15 से 18 साल उम्र के जो लोग बच्चे हैं, ये ज़्यादा बाहर जाते हैं, थोड़ा सी लापरवाही भी करते हैं, कॉलेज भी जाना इनको ज़रूरी है, स्कूल जाना ज़रूरी है, वहाँ पे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कई दफ़ा नहीं निभा पाते हैं। तो ये डर रहता है कि इससे इन्फेक्शन जो है ज़्यादा ना फैल जाए। हम ये जानते हैं कि बच्चों में इन्फेक्शन माइल्ड रहता है, इसलिए बच्चे जो हैं, अभी तक भी हमने जो भी डेटा देखा है, सीरो सर्वे का भी जो डेटा है, बच्चों में माइल्ड इन्फेक्शन हुआ है। लेकिन बच्चे जो हैं अगर उनको इन्फेक्शन हुआ क्योंकि वो बाहर गए और लोगों से मिले और वो इन्फेक्शन घर लेके आए, तो हो सकता है कि उनसे फिर इन्फेक्शन जो है बुजुर्ग लोगों को या और जो वहाँ पे लोग हैं जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ है उनको हो जाए और उनको सीवियर इन्फेक्शन हो सकता है। तो बच्चों को बचाने के लिए और चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोकने के लिए, जिससे घर में और लोगों को ना हो, बच्चों में वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए मैं सभी उन टीनेजर्स को कहूँगा जिनकी वैक्सीन ड्यू है कि जब शुरू हो तो वो ज़रूर आगे आके अपना वैक्सीन लगाएं। जी, तो यहाँ पर सभी को अब वैक्सीन जरूर लगवानी है और इस मुहिम में हम सभी मिलकर आगे बढ़ेंगे तो देश को जल्द से जल्द कोरोना मुक्त भी कर पाएंगे। देखिए, हम सभी को मिलकर यहाँ पर सावधानियां बरतनी है, बचाव बहुत जरूरी है इससे। तो ऐसी ही जानकारियां आगे भी पहुंचाएंगे, लेकिन अभी एक बार फिर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर।
गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं किस तरह से हम ओमिक्रॉन से बचाव कर सकते हैं, किस तरह से इस सर्दी के मौसम में हम अपने आप को सेहतमंद बनाए रख सकते हैं। विशेषज्ञ हमारे साथ उपस्थित हैं आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंचाने के लिए। आप भी बेझिझक अपना फोन उठाइए, हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कीजिए, आपके सवाल हम सुनेंगे, जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे। ब्रेक पर जाने से पहले हम बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहे थे, बच्चों की वैक्सीनेशन के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे थे, जिसके बारे में डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि वैक्सीनेशन लगवाना बहुत जरूरी है क्योंकि संक्रमण फैल सकता है। ऐसे में अगर आयुर्वेद की दृष्टि से देखा जाए तो डॉक्टर व्यास आपकी भी यहाँ पर राय लेना चाहेंगे, आप क्या कहेंगे बच्चों के लिए? जी, एक तो यही कहना चाहेंगे कि जब से वैक्सीन प्रारंभ हो जाए तो सब लोग वैक्सीन लगाएं। जी। इसके साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के जो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान है वहाँ पर एक बाल रक्षा किट बनाया गया है। जी। और विशेष रूप से बच्चों में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए है। तो उसके अंदर जो है कहना चाहिए कि जो दालचीनी, काली मिर्च, अदरक और ये चीज तुलसी था, इनको सिरप फॉर्म में किया है। साथ में जो है किशमिश भी उसके अंदर है। तो ये 5-6 चीज़ों का मिश्रण है और ये बच्चों में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। तो कहने का अभिप्राय कि वैक्सीन तो बिल्कुल लेना ही है सबको, पर अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अगर बाल रक्षा किट जो बिल्कुल सरलता से उपलब्ध है उसका भी प्रयोग अगर सब करते हैं तो अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। जी, तो यहाँ पर वैक्सीनेशन तो जरूरी है ही, साथ ही साथ आपको यहाँ पर और भी ज्यादा सतर्कता बरतनी है। जैसे बाल रक्षक किट जैसे कह रहे हैं आयुष मंत्रालय द्वारा यहाँ पर तैयार की गई है, उसको भी आप अपना सकते हैं। अपनी सेफ्टी के लिए ही है, हर कदम आप यहाँ पर उठाइए। बढ़ते हैं आगे और डॉक्टर गुलेरिया मैं आपके पास आना चाहूंगी। ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में लगातार आपने जानकारी दी कि क्या इसके लक्षण हैं, किस तरह से यहाँ पर हम बचाव कर सकते हैं, क्या तैयारियां हो रही हैं देश में इससे बचाव के लिए, क्या प्लान है, क्या कहेंगे इस पर आप, क्योंकि केसेस हम लगातार बढ़ते हुए देख रहे हैं? तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमने पिछले साल सीखा है उसको देख के हमारी तैयारी जो है वो पूरी तरह से है। हाँ। चाहे कोविड केयर सेंटर की बात करें, कोविड हॉस्पिटल की बात करें, ऑक्सीजन प्लांट की बात करें, पूरे देश में अब कई ऑक्सीजन प्लांट्स लग गए हैं, ऑक्सीजन स्टोरेज के टैंक्स भी लग गए हैं। जी। लोगों में तैयारी, डॉक्टर्स में और हेल्थ केयर वर्कर्स में ट्रेनिंग भी की गई है कि कैसे मैनेज किया जाए और अगर केसेस बढ़ें तो हम उसको कैसे आगे ट्रीट कर सकते हैं। इसके साथ साथ क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हम ये जानते हैं कि ज़्यादातर ये माइल्ड केसेस होंगे, तो हम माइल्ड केसेस में होम आइसोलेशन जो है कि घर में लोगों का कैसे इलाज कर सकते हैं, जिससे अगर ज़्यादा केसेस हुए तो घर पे हम उनको पूरी तरह से इलाज कर पाएँ और अगर ज़रूरत हो तभी उनको हॉस्पिटल में दाखिल करें, जिससे हॉस्पिटल के बेड जो हैं वो वैसे ही ना भर जाएं और ऐसे और जिनको बेड की ज़रूरत है उनको बेड ना मिल पाए। तो ये पूरी तैयारी की गई है सेंट्रल लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे भी, इसलिए इस दफ़ा हमारी तैयारी बहुत अच्छी है और हमने पूरी तरह से ये भी कैलकुलेट किया कि जैसे जैसे केसेस बढ़ेंगे तो हम आगे कैसे कैसे एक्शन प्लान आगे लाएंगे जिससे केसेस को भी बढ़ने से हम रोक पाएं। जी, तो इस वक्त हम सभी पहले से ही तैयार हैं कि अगर ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो हमें क्या कदम यहाँ पर उठाना है। होम आइसोलेशन क्या इसमें भी उतना ही होगा जितना पुराने वेरिएंट्स में रहा था डॉक्टर गुलेरिया? होम आइसोलेशन वैसे ही होगा, लेकिन जैसे मैंने कहा कि पहले हम बहुत ज़्यादा जोर देते थे कि आप अपनी ऑक्सीजन सैचुरेशन देखें। जी। अब हम ये देख रहे हैं कि इसमें ज़्यादातर लोगों को बुखार, जुकाम, नज़ला, शरीर में दर्दें ही हैं, तो उसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो है वही करने की ज़रूरत है और जिन लोगों की ऑक्सीजन कम होगी फिर उनको हॉस्पिटल में दाखिल करने की ज़रूरत पड़ेगी। साथ साथ जो और घर में प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये एक ऐसा वेरिएंट है, ऐसा वायरस है, अब जो नया वेरिएंट है कि वो बहुत जल्दी फैलता है। जी। तो घर में क्या प्रिकॉशन रखने जिससे आपको अगर इन्फेक्शन है तो आपके कारण घर में और लोगों को ना हो इन्फेक्शन, उसके लिए क्या क्या तैयारी करनी है वो भी होम आइसोलेशन की गाइडलाइंस में हम गवर्नमेंट ने आगे डाला है और उसको भी फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, तो जैसे आपने कहा कि यहाँ पर इसके जो सिम्टम्स हैं, बुखार है, बदन में दर्द है, खांसी है, गला खराब है, तो आमतौर पर आजकल ये वैसे भी हो रहा है सर्दी के चलते, तो क्या अगर किसी में ऐसे लक्षण आ रहे हैं तो उन्हें टेस्ट करवा लेना चाहिए? अगर किसी को बुखार तेज़ हो रहा है, जुकाम, नज़ला है, गले में खराश है
और ठीक नहीं हो रहा एक दिन के बाद, तो बेहतर यही रहेगा कि वो अपने डॉक्टर से संपर्क करके टेस्ट करा लें, क्योंकि जैसे हम कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि वो आगे ना फैले। बिल्कुल। तो अगर वो पॉजिटिव हैं तो हम उनको अलग कर सकते हैं, जिससे वो घर में और किसी को ये बीमारी ना फैले। और स्पेशली अगर घर में कोई बुजुर्ग हैं जिनको ज़्यादा सीवियर इलनेस हो सकती है, तो इसलिए ये टेस्ट करा लेना चाहिए। लेकिन आप अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें, अपनी दवाई भी शुरू कर लें। तो इसके लिए भी RT-PCR टेस्ट ही यहाँ पर रखा गया है, वही टेस्ट करवाना है लोगों को। और इसके लिए जैसे डॉक्टर कह रहे हैं कि एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर आप कर लें। बढ़ते हैं आगे, कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, उनकी समस्या हम जान लेते हैं। हेलो चंद्रसेन जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, पूछे अपना सवाल। जी सर जी। तो टीका मेरी बीवी को जी शुगर है और BP है जी, तो उसको टीका नहीं लगा सर, तो टीका लगवा सकते हैं क्या? शुगर और BP की समस्या है, वैक्सीन अभी तक नहीं लगवाई है, डॉक्टर गुलेरिया क्या सलाह रहेगी आपकी? मैं आपको ये कहूँगा कि उनको वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको कई ऐसी बीमारियां हैं, जैसे आपने कहा शुगर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, जिसके कारण उनको कोविड इन्फेक्शन ज़्यादा गंभीर हो सकता है। इसलिए उनको बचाने के लिए टीका बहुत ज़रूरी है। और अगर आप को याद हो तो सबसे पहले इस वर्ग को टीका लगाने के लिए आगे किया गया था, क्योंकि इनमें सीरियस इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। कई लोग घबराते हैं कि शुगर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर है, उम्र ज़्यादा है, तो टीका नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि टीका शायद वो सह नहीं पाएंगे या टीका के साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होंगे। मैं आप सब लोगों को यही कहना चाहूँगा कि इस धारणा पे ना जाएं, इसमें कोई सच नहीं है। आप ज़रूर आगे आके टीका लगाएं। अभी अगर देखें तो भारत में ही इतने करोड़ों लोगों ने टीका लगा लिया है और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। और दुनिया की बात करें तो जो डोजेज हैं कोविड के, वो तो कई बिलियन में है, 7-8 बिलियन लोगों ने डोजेज लगा चुके हैं जी। तो इसलिए टीका बिल्कुल सेफ है जी, टीका बिल्कुल सेफ है। और अब तो बूस्टर डोज भी यहाँ पर लगवाने की बात हो रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? बूस्टर डोज तो लगवानी ही चाहिए सबको यहाँ पर। तो जो हम कह रहे हैं कि बच्चों में डोज लगना चाहिए, और जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, और जिनकी उम्र ज़्यादा है और कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, उनको प्रिकॉशनरी डोज लगना चाहिए, तो वो लगाना ज़रूरी है। और जैसे जैसे लोगों की बारी आएगी तो मैं कहूँगा कि आके आप अपना ये डोज ज़रूर लगाएं, क्योंकि इससे आपको और ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलेगा और लंबी देर तक प्रोटेक्शन मिलेगा, जिससे आगे के लिए भी आप सेफ रहेंगे। जी बिल्कुल। तो देखिए, आपको दोनों डोज तो लगवानी ही है, और जैसे जैसे बारी आती जाती है बूस्टर डोज भी आपको यहाँ पर जरूर लगवा लेनी है। बढ़ते हैं आगे, धर्मेंद्र जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो जी मैम, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। मैम आप अपनी टीवी की आवाज कम कर दीजिए, अपना सवाल पूछिए। जी मैम, पूछिए अपना सवाल। मैं धर्मेंद्र उपाध्याय बोल रहा हूँ जी, और मैं हार्ट पेशेंट हूँ जी। तो मैम क्या अभी तक मैं टीका नहीं लगवाया हूँ, तो क्या मैं वैक्सीन का टीका लगवा सकता हूँ? जी देखिए, हार्ट पेशेंट हैं डॉक्टर गुलेरिया, अभी तक लगवाया नहीं है, एक बार फिर आपकी सलाह लेना चाहेंगे? मैं आपको फिर से यही कहना चाहूँगा कि आप हार्ट पेशेंट हैं जी, आपको टीका ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि कोविड जो है, कोरोना जो वायरस है, वो हम जानते हैं कि फेफड़े में निमोनिया तो करता ही है, लेकिन साथ साथ वो जो खून की नाली है उसमें सोजिश भी करता है, जिसको हम एंडोथेलाइटिस कहते हैं, और इसके कारण खून में क्लॉटिंग भी हो सकती है, हार्ट अटैक भी ज़्यादा हो सकते हैं, और हार्ट में कमज़ोरी और भी हो सकती है। इस सब चीज़ों से बचने के लिए टीका लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप टीका लगाएंगे तो आपकी शरीर में इम्यूनिटी बढ़ेगी, और वायरस से अगर हार्ट पे असर पड़ रहा है उसको हम रोक पाएंगे। तो इसलिए आप ज़रूर आके टीका लगाएं। मैं तो यही कहूँगा कि आप कल जाके टीका लगाएं। जी बिल्कुल, अब देर ना कीजिए, बिल्कुल अब जल्द से जल्द आप टीका लगवा ही लीजिए, क्योंकि सिवियर है समस्या, आपको यहाँ पर बचाव करना है अपना। हमारा कार्यक्रम अंतिम पड़ाव पे है, कुछ ही पलों में मैं आप लोगों से आपकी राय लेना चाहूंगी। डॉक्टर नेसरी, पहले शुरुआत आपसे करना चाहूंगी, क्या आयुर्वेद के उपाय यहाँ पर साकार होंगे हमारी शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए? क्या सलाह रहेगी आपकी हमारे सभी दर्शकों के लिए? जी नमिता, आयुर्वेद की बहुत सारी दवाइयां हैं, और जो बहुत छोटे छोटे जो उपाय हैं वो इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। जैसे रोजाना अगर हम रात को सोते समय एक छोटा चम्मच हल्दी और एक छोटा चम्मच आंवले का पाउडर अगर इकट्ठा मिलाकर शहद के साथ लेते हैं,
इससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी और ये इम्यूनिटी जो है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसकी भी बढ़ेगी, और जो कई सारे लोग हैं जिनको डायबिटीज है तो उनकी भी इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो दोनों में काम करता है। तो इसकी एक छोटा सा उपाय है कि जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। मैं दोबारा दोहराता हूँ कि हल्दी और आंवला इसको एक साथ लेना चाहिए जी। वो लंबे समय तक खांसी है हाँ? तो उन्होंने केवल दालचीनी का थोड़ा सा पाउडर या दालचीनी का टुकड़ा अगर मुंह में लेके चूसे तभी उसका फायदा होता है। और इससे बिल्कुल तो इस तरह से हम अपने शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर गुलेरिया आपके पास आना चाहेंगे, कम शब्दों में क्या कहेंगे आप? मैं फिर से यही सवाल पूछ रही हूँ, क्या वैक्सीन ओमिक्रॉन पर प्रभावी होगी या नहीं? क्या कहेंगे आप हमारे सभी दर्शकों को? मैं सभी दर्शकों को यही कहूंगा कि वैक्सीन ओमिक्रॉन को आप के प्रभावी होंगी, आपको प्रोटेक्ट करेंगी सीवियर इलनेस और डेथ से, इसलिए वैक्सीन जरूर लगाएं। हाँ। और जब दूसरा डोज लगाना है उसके लिए भी आए, स्वस्थ रहें, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जरूर निभाएं। बिल्कुल। डॉक्टर व्यास आपसे भी एक सवाल यहाँ पर, पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक सोच कितनी अच्छी होती है हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए, क्या कहना चाहेंगे? कम शब्दों में आपसे जवाब लेना चाहेंगे। बिल्कुल, सकारात्मक सोच अगर रहेगी तो हम बड़े से बड़ी कहना चाहिए कि बीमारियों से लड़ सकते हैं। तो हमारी सोच पॉजिटिव रखें और आयुर्वेद के 3 मंत्रों को पालें। एक तो आहार, दूसरा निद्रा और तीसरा व्यायाम। इन 3 चीजों को बराबर करते रहें, अपने आप को स्वस्थ रखें। बिल्कुल। डॉक्टर गुलेरिया, 2022 है, ऐसे में क्या संदेश हमारे सभी दर्शकों को 2022 में कोरोना के खिलाफ क्या संदेश देंगे? अच्छी सेहत के लिए क्या सलाह रहेगी? मैं यही कहूंगा कि आप एक्सरसाइज जरूर करें, खान पान पे ध्यान रखें, योग करें और कोविड से बच के रहें। हम यही उम्मीद करते हैं कि इस साल हम कोविड का छुटकारा देखें। बिल्कुल, तो कोरोना को बिल्कुल यहाँ पर हम मात देंगे, सावधानियां जरूर बरतनी है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर गुलेरिया, डॉक्टर व्यास हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी अहम जानकारियां आपने साझा की हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही। और साथ ही साथ डॉक्टर नेसरी भी हमारे साथ जुड़े। डॉक्टर नेसरी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अहम जानकारियां साझा करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं, जो उन्होंने सलाह दी है, उनसे आप जरूर लाभान्वित हुए होंगे। और साथ ही आपको बता दें, हम आपके आभारी भी हैं। पिछले सप्ताह भी हमारे पास बहुत सारे मेल्स आए हैं। दिल्ली से हमारी याचिका ने पूछा है कि 10 से 15 दिनों से घबराहट और चक्कर आने की शिकायत रहती है, क्या कर सकती हैं वो? पटना से अमित सिंह पूछते हैं कि उन्हें गुर्दे में पथरी है, सालों साल इलाज कराते हैं लेकिन दर्द कम नहीं होता, क्या किया जा सकता है? दोस्तों, हम बहुत जल्द ही विशेषज्ञों के सामने आपकी समस्याओं को रखेंगे, समाधान लेकर आपके समक्ष हाजिर होंगे, जिसकी सूचना आपको कार्यक्रम से 2 दिन पूर्व टीवी के माध्यम से जरूर मिल जाएगी। आप लगातार हमें लिखते रहें, ईमेल करते रहें। सबसे पहले तो हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है डीडी किसान, कमरा नंबर 7, दूसरी मंजिल, केंद्रीय कार्यक्रम निर्माण केंद्र, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अब बारी आती है ईमेल आईडी की। हमारी ईमेल आईडी है swasthkisan@gmail.com। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले सप्ताह मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मंगल रहिए, कोरोना से अपना बचाव कीजिए और दूरदर्शन किसान देखते रहिए। नमस्कार।